गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, कैटाबोलिज्म ऑफ हीम। ठीक है, तो हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन। मेनली हीम से रिलेट कर लो हीमोग्लोबिन को। ठीक है, तो कहता है हीम इज प्रेजेंट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन वेरियस प्रोटीन्स। ये कैसे प्रेजेंट रहता है, एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। कहाँ किस में प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन्स में। ठीक है, कहता है जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स एंड साइटोक्रोम P450। ठीक है, इन सभी में आपका क्या प्रेजेंट रहता है, हीम। कहता है कि एंड एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स में भी आपके प्रेजेंस रहते हैं। जैसे प्रोटीन तो हो गया, आ गए आपके हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंड साइटोक्रोम P450। ठीक है, अब एंजाइम्स में आ गए, जैसे एंजाइम्स में आ गया आपका कैटालेज, सर्टेन पेरोक्सीडेज एंड ट्रिप्टोफैन पायरोलेज। इन सभी एंजाइम में भी क्या प्रेजेंट रहता है, आपका हीम। ठीक है, हीम कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग कोऑर्डिनेटिंग विद एन एटम ऑफ आयरन। कहता है कि जो आपका हीम होता है वो पोरफायरिन रिंग के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और साथ में उसके पास क्या रहता है, आयरन के एटम्स। ठीक है, कहता है कि पोरफायरिन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। पोरफायरिन के पास कैसा स्ट्रक्चर रहता है, साइक्लिक। ठीक है, कहता है कि फॉर्म्ड अ 4 पायरोल रिंग्स टुगेदर थ्रू मिथाइलिन ब्रिज। ये क्या होता है कि आपका एक मिथाइलिन ब्रिज के साथ 4 उसमें कौन से रिंग होते हैं, पायरोल रिंग 3। कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द पोरफायरिन रिंग आर द 8 साइड चेन, जिसमें 2 आपका मतलब कि 2 चेन के साथ आपका क्या रहेगा, पायरोल रिंग प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दीज साइड चेन्स में भी एसिटाइल, प्रोपायोनाइल, मिथाइल और विनाइल ग्रुप्स। ठीक है, अब ये जो साइड चेन होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, प्रोपाइल हो सकते हैं, विनाइल हो सकते हैं, एसिटाइल हो सकते हैं, या फिर आपके मिथाइल हो सकते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ पोरफायरिन रिंग्स डिपेंड्स ऑन द साइड चेन अटैच्ड टू ईच ऑफ द 4 पायरोल रिंग्स। कहता है जो आपका पोरफायरिन रिंग का नेचर है वो डिपेंड करता है जो साइड चेन उससे पायरोल रिंग अटैच है उसमें। कहता है कि ओनली 3 पोरफायरिन हैज फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन ह्यूमंस। जो पोरफायरिन 3 होता है उसी का यूज होता है ह्यूमंस में। ठीक है, बाकी सारे हमारे यूज के नहीं है। टाइप 3 जो है पोरफायरिन का वो ह्यूमन के यूज के लिए है। ठीक है, कहते हैं कि ये देखो ये हुआ आपका हीम का स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं क्या, पोरफायरिन रिंग। कहता है कि इसमें क्या होगा, आपका हीम मॉलिक्यूल शोइंग पायरोल मॉलिक्यूल्स एंड एटम ऑफ आयरन। Fe क्या हो गया, आयरन का एटम हो गया। ठीक है, कहते हैं कि इन द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन, आप क्या आयरन एटम जो रहेगा सेंटर में रहेगा। अब रिंग जो आपका कौन सा है, टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर है। टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि इसमें 4 पायरोल रिंग स्ट्रक्चर अटैच है, तब जाके ये रिंग आपका बनता है क्या, हाँ, मतलब कि तब जाके आपका पोरफायरिन साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बनता है। अब इस स्ट्रक्चर में V जो है वो आपका विनाइल डिनोट करेगा, M जो है वो मिथाइल को करेगा, और P जो है आपका प्रोपायोनाइल को करेगा, और A किसको करेगा, एसिटाइल को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनेगा हीम का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें इस तरीके से 4, जहां पे भी आप मान लो ये 4 आपके कौन से ग्रुप अटैच है, पायरोल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तब जाके ये बना आपका हीम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब है इसमें सिंथेसिस ऑफ हीम। हीम का हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। हीम इज सिंथेसाइज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स बट लार्जली इन द बोन मैरो एंड लिवर सेल्स। कहता है कि हीम जो होता है ऑलमोस्ट सारे सेल में ही क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, बट क्या कहता है कि जो बोन मैरो होता है और लिवर सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, because here heme requirement is high as it incorporated into the hemoglobin and cytochromes। कहता है कि इस जगह पे क्या होता है, just because हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सिंथेसाइज भी यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, कहता है कि हीम बायोसिंथेसिस हैज 3 स्टेजेस। हीम बायोसिंथेसिस जो है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 स्टेज कौन कौन से होंगे, सबसे पहला स्टेज है आपका बायोसिंथेसिस ऑफ, क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो लेवुलिनेट, सॉरी अल्फा नहीं है, क्या है वो, क्या कहते हैं इसको हम,
इन्फिनाइट ऐसे होता है। ये क्या है, किस चीज का साइन है, बताओ। सिग्मा कैसे होता है? छोड़ो, क्या है ये पता चला? क्या पता, क्या है वो? सन्नी, क्या है ये, किस चीज का साइन है? हाँ, का साइन है? तुम लोग तो करंट में पढ़ा है ना, पता होना चाहिए ना। सिग्मा कैसे होता है, पाई कैसे होता है, कौन सा बॉन्ड है, इसको क्या कहेंगे सो बताओ। हाँ, क्या होता है? ये क्या है, क्या है ये, पता नहीं चला। जाओ, क्या, सिग्मा कैसे होता है, कैसा होता है? तुम्हारा कहने का मतलब है इसी माना है, यही ना? अगर फिर क्या है ये बता दो। बता रहे, कुछ तो होगा ना। तो क्या है से बताओ, फटाफट, क्या है ये? डेल्टा अमीनो लेवुलिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ALA, फ्रॉम, इसी का मतलब कि आपका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। क्या, किसका, डेल्टा अमीनो एवुलिनेट का, फ्रॉम द प्रिकर्सर ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम। कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एवुलिनेट फ्रॉम द प्रिकर्सर ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे सबसे पहले, बताओ। अमीनो एलू एवुलिनेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम क्या बनाएंगे, अल्फा अमीनो कीटो एडिपेट। पर उससे पहले हम क्या बनाएंगे, अमीनो अमीनो एवुलिनेट, उसके उससे पहले क्या होगा कि जो आपका है अल्फा अमीनो बीटा कीटो डिपेट है, उसको बनाने के लिए एंजाइम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साथ में आपको सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन भी चाहिए, ठीक है। जब आप सक्सिनाइल कोएंजाइम और साथ में आप क्या लोगे, ग्लाइसिन, उसके बाद आपका क्या होगा कि एंजाइम यूज होगा डेल्टा अमीनो एवुलिनेट सिंथेज एंजाइम यूज होगा, और क्या होगा कि CoASH जो है वो PLP में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तब जाके आपका क्या बनेगा, अल्फा अमीनो बीटा कीटो डाइपेट, ठीक है। अब यहाँ से जो ये बनाने की बात थी, ये एला को बायोसिंथेसाइज करने की बात है। अब इसके बाद होगा कि आपका क्या होगा कि बीटा अल्फा अमीनो बीटा कीटो डाइपेट जो है वो आपका क्या होगा, कन्वर्ट होगा अल्फा अमीनो लेवुलिनेट ALA में, ठीक है। उसके लिए क्या होगा आपका कि ALA सिंथेज एंजाइम यूज होगा, और क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। तब बनेगा आपका क्या, डेल्टा अमीनो लेवुलिनेट, ठीक है।
अब यहां से फिर आपका प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पोरफोबिलिनोजन। क्या होगा सबसे पहले दूसरे स्टेप में कि पोरफोबिलिनोजन का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा, जिसको हम पीबीजी बोलते हैं। कहता है कि फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डेल्टा अमीनो लेवुलिनेट। किससे होगा फॉर्मेशन? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो लेवुलिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा अमीनो एवुलिनेट को क्या करेंगे, फिर से फर्दर कन्वर्ट करवाएंगे किसमें, पोरफोबिलिनोजन में। ठीक है, क्या पोरफोबिलोन क्या है यार ये बार बार, मतलब कि मतलब पोरफोबिलिनोजन। ठीक है, क्या है पोरफोबिलिनोजन। तो ये हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होगा ALA और H2O इसमें रिलीज होगा। ठीक है, साथ में आपका एंजाइम जो यूज होगा वो आपका क्या है, ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि इसके लिए आपको क्या चाहिए था, 2 एंजाइम चाहिए। किसका आपको, इसके फॉर्मेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए होगा। किसका आपको, अमीनो लेवुलिनेट का। तो अमीनो लेवुलिनेट का आपको 2 एंजाइम चाहिए। तो उसके लिए अब क्या होगा कि जो पोरफोबिलिनोजन जो था वो कन्वर्ट होगा आपका किसका, लाइनियर टेट्रापाइरोल में। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीबीबी चाहिए। ठीक है, अब पीबीबी के बाद आपका NH4 मतलब अमोनिया जो है वो क्या हुआ, रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद आपका पोरफोबिलिनोजन जो है डीअमीनेज वो क्या होगा, एंजाइम आपका यूज हुआ। एंजाइम यूज होने के बाद क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लाइनियर टेट्रापाइरोल में। अब लाइनियर टेट्रापाइरोल में कन्वर्ट हुआ, तो लाइनियर टेट्रापाइरोल में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, यूरो पोरफाइरिनोजन 3। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, यूरो पोरफाइरिनोजन 3 में, जिसको आप पोरफाइरिन स्केलेटन भी बोलते हो। इसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होगा यूरो पोरफाइरिनोजन 3 को सिंथेज। ठीक है, एंजाइम मिलेगा। अब है इसमें क्या हुआ आपका, कौन सा प्रोसेस, साइक्लाइजेशन। ठीक है, अब साइक्लाइजेशन होने के बाद फिर से कन्वर्ट होगा ये किसमें, पोरफाइरिनोजन। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, पोरफाइरिनोजन 3 में। इसके लिए आपको क्या होगा, यहाँ पे 4CO2 रिलीज होगा और साथ में आपका एंजाइम यूज होगा यूरो पोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। अब क्या होगा, अब फिर से कन्वर्जन होगा इसमें प्रोटो पोरफाइरिनोजन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटो पोरफाइरिनोजन में। कौन सा, 9 में। 9 में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होगा पोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज और CO2 रिलीज होगा। ठीक, अब जब है तो अब इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, प्रोटोपोरफाइरिन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, पोरफाइरिन में। उसके लिए एंजाइम यूज होगा आपका प्रोटोपोरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम। अब लास्ट में आपका बनेगा हीम। ठीक है, अब हीम बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आयरन मॉलिक्यूल। तो आयरन मॉलिक्यूल होगा आपका Fe2 और एंजाइम यूज हो गया यहाँ पे फेरोचिलेटेज या फिर हीम सिंथेज। ठीक है, तो इस तरीके से इतना लंबा प्रोसेस कवर करते हुए आपका हीम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा कहता है कन्वर्जन ऑफ पोरफोबिलिनोजन टू द साइक्लिक टेट्रापाइरोल पोरफोरिन रिंग एंड हीम। वहां से बोला है कि जब आपका पोरफोबिलिनोजन बन जाएगा तो उसके बाद आपका फिर से प्रोसेस होगा और तब जाके उस प्रोसेस से बनेगा आपका हीम। तो ये टोटल सिंथेसिस था किसका, हीम का। अब है, ये तो था सिंथेसिस, अब है डिग्रेडेशन ऑफ हीम। तो कहता है कि रेटिकुलो एंडोथीलियल, जिसको आप क्या बोलते हैं, RE सिस्टम, आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 120 days डिस्ट्रॉयज द
आरबीसी। ये क्या करता है कि 120 दिन के बाद आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। कहता है कि डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी अकर्स इन द लिवर एंड स्प्लीन। अब ये जो डिग्रेडेशन होगा मतलब ब्रेकडाउन होगा वो कहाँ होगा? स्प्लीन और लिवर में होगा, ठीक है। कहता है फर्स्टली हीमोग्लोबिन इज डिसोसिएटेड इनटू हीम एंड ग्लोबिन। अब जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो उसे क्या फॉर्म मिलेगा आपको? हीम अलग हो जाएगा और ग्लोबिन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि फर्दर द ग्लोबिन प्रोटीन डिग्रेडेट्स इनटू गिव अमीनो एसिड व्हिच आर फर्दर यूटिलाइज। अब क्या होगा? ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो आपका फर्दर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या आपको देगा? अमीनो एसिड देगा, जो कि आप फिर से यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है हीम इज कैटाबोलाइज्ड इन माइक्रोसोमल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम सिस्टम कॉल्ड हीम ऑक्सीजनेज। अब हीम जो होगा वो कैटाबोलाइज होगा कहाँ पे? माइक्रोसोम में, ठीक है। अब जो यहाँ पे एंजाइम यूज होगा वो होगा एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज होगा। अब कॉम्प्लेक्स एंजाइम में कौन सा एंजाइम यूज होगा? तो आपका हीम ऑक्सीजनेज। कहता है कि और या इसमें क्या चाहिए होगा आपको? NADPH चाहिए होगा और O2 चाहिए होगा। फिर कहता है ग्रीन पिगमेंट बिलिवर्डिन इज फॉर्म्ड विद द रिलीज ऑफ फेरिक आयन एंड कार्बन मोनोक्साइड। जब आपका कार्बन मोनोक्साइड और फेरिक आयन फॉर्म होगा तो उसके साथ आपका क्या आएगा? बिलिवर्डिन आएगा, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। कहते हैं बिलिवर्डिन इज देन प्रोड्यूस टू गिव बिलिरुबिन, जो कि आपका क्या होता है? रेडिश ऑरेंज कलर का। बिलिवर्डिन जो होता है वो ग्रीन होता है और बिलिरुबिन जो होता है वो आपका ऑरेंज से रेड होता है, ठीक है। अब बिलिवर्डिन से ही आपका क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। बाइल पिगमेंट कंप्राइज ऑफ बिलिरुबिन एंड इट्स डेरिवेटिव। बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो मेनली आपके बिलिरुबिन और उसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं, ठीक है। फिर आपका कहता है अराउंड 35 mg ऑफ बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो जाता है तो उससे 35 mg आपको मिलता है, ठीक है। कहता है इन ह्यूमन एडल्ट द डेली बिलिरुबिन फॉर्मेशन इज अप्रोक्सीमेटली 250 to 350 mg, ठीक है। मतलब 250 से 350 डेली लाइफ में बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है एक हेल्दी बॉडी में, ठीक है। अब यही है आपका कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू बिलिरुबिन। अब सबसे पहले क्या होता है? रेड ब्लड सेल टूटता है। रेड ब्लड सेल टूटा तो आपका क्या बना है? यहाँ पे क्या है आपका? हीमोग्लोबिन जो है वो आपका डिसोसिएट होगा कब? 120 दिन के बाद। तो 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, एक हीम में, दूसरा ग्लोबिन में। तो ग्लोबिन जो है वो क्या करेगा? फिर से अमीनो एसिड बनाएगा और रीयूटिलाइज होगा, मतलब फिर से वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? आयरन, ठीक है, आयरन मॉलिक्यूल। अब आया दूसरे तरफ क्या बनाता है? हीम, ठीक है। तो हीम ब्रेकडाउन, हीम भी ब्रेक, जैसे आपका ग्लोबिन ब्रेकडाउन हुआ वैसे ही क्या होगा? हीम भी ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो हीम जब ब्रेकडाउन होगा तो हीम ब्रेकडाउन होगा तो उसके लिए तो आपको Fe चाहिए ही चाहिए। साथ में यहाँ पे O2 और NADPH प्लस H प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका NADP प्लस में और साथ में CO में, ठीक है। अब हीम जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? आपका बिलिवर्डिन में, और साथ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बिलिवर्डिन कन्वर्ट होगा किसमें? बिलिरुबिन में, ठीक है। अब इसके लिए बिलिवर्डिन जो कन्वर्ट हुआ है बिलिरुबिन में, उसके लिए आपको NADPH प्लस H प्लस जो है वो कन्वर्ट होगा NADP में, और एंजाइम जो आपका यूज होगा वो बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम यूज होगा, तब जाके आपका फॉर्मेशन होगा बिलिरुबिन का। बिलिवर्डिन जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बिलिरुबिन ऑरेंज या फिर, तो इस तरीके से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो मैंने लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर तुमको बताया था। हाइपर बिलिरुबिया मैंने पढ़ाया था, हाइपर बिलिरुबिमिया पढ़े थे ना, जिसमें बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पढ़ा ही दिया था मैंने। अब हाइपर बिलिरुबिमिया पढ़ लिए, लेकिन इसमें एक और डिजीज है जॉइंटिस, ठीक है। और ये याद रखना कि पूछेगा, चाहे तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी में पूछे चाहे तुम्हें इसमें पूछे, 10 नंबर में 5 नंबर में जॉइंटिस पूछेगा ही पूछेगा। इसमें ना पूछे पैथोफिजियोलॉजी में जरूर पूछेगा, ठीक है। कहता है जॉइंटिस रेफर्स टू येलो कलरेशन ऑफ स्किन। जॉइंटिस में क्या होता है?
स्किन जो है वो येलो हो जाता है, और म्यूकोसा और स्क्लेरा क्या होता है, पूरा व्हाइट हो जाता है। जो मतलब ब्लैक वाला है ना पार्ट, मतलब एकदम से आपको दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, पीला पीला सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि रिजल्टिंग मतलब कि मेनली जो व्हाइट वाला पार्ट है ना आपकी आंखों से, एक ब्लैक बॉल है साथ में आपकी आंख में व्हाइट है, तो वो व्हाइट वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल क्या होता है, येलो हो जाता है, ठीक है। साथ में कहता है रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्यों होता है, जब एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन आपके, तो इसके वजह से आपको जॉइंडिस होगा, ठीक है। कहता है कि द टर्म इक्टेरस इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द येलोइश डिस्कलरेशन। अब जो वो येलोइश डिस्कलरेशन होता है आपके बॉडी में, उस कंडीशन को आप इक्टेरस बोल सकते हो, ठीक है। तो इक्टेरस अगर मतलब हुआ है, इक्टेरस का मतलब हुआ कि आपका बॉडी येलो हो चुका है, ठीक है, डिस्कलर हो गया है। अब देखो जॉइंडिस में टाइप्स हैं। एक टाइप होगा आपका बेस्ड ऑन द ओरिजिन। इसमें आएगा आपका सबसे पहला फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस क्या था, व्हेन जॉइंडिस इज एन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल इट इज डिस्क्राइब्ड एज फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। जब किसी एक हेल्दी पर्सन में जॉइंडिस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। It is most commonly seen in infants since their liver is not fully developed to metabolize bilirubin। ये mainly किसमें होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें देखा जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनका लिवर प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होता है, और लिवर अगर प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होता है तो उसकी वजह से वो बिलीरुबिन को क्या करेंगे, मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। अब बिलीरुबिन मेटाबोलाइज नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, जॉइंडिस होगा, ठीक है। हो गया फिजियोलॉजिकल। अब दूसरा है आपका क्या, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। तो पैथोलॉजिकल में क्या हो जाएगा कि व्हेन जॉइंडिस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सम अदर अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस, जैसे कि आपका कहता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इन सब कारण से भी आपका हो सकता है जॉइंडिस, ठीक है। साथ में कहता है इट इज नोन एज पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल, क्योंकि ये किससे रिलेटेड होता है, पैथोजन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इट इज सीन इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट, ये दोनों में ही होते हैं, बच्चे और बड़े दोनों में। कहता है नॉर्मली many newborn babies develop physiological jaundice which is a temporary and harmless increase in bilirubin due to immature liver. It usually disappears within a few days to 2 weeks, ठीक है। कहता है कि जो ये जॉइंडिस होता है वो मेनली एडल्ट में होता है, और ये बात कहता है कि जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है वो नॉर्मली बेबी में ही होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल जो होता है वो दोनों में होता है। और फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस जो होता है वो टेम्पररी होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज लिवर आपका क्या होता है, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं किया हुआ होता है, तो इसीलिए अब प्रॉपरली ग्रोथ नहीं किया हुआ है, इसलिए उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है मेटाबोलाइज नहीं होने की वजह से। अब इसी के वजह से आपका क्या होता है कि ये जॉइंडिस होता है, पर ये जॉइंडिस जो होता है वो 2 से 2 वीक में ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये टेम्पररी जॉइंडिस है आपका, ठीक। उसके बाद आपका है दूसरा है बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, ठीक है, इटियोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो कहता है कि सबसे पहले इसमें आता है प्री हेपेटिक जॉइंडिस। प्री हेपेटिक में क्या आता है कि दिस टाइप जॉइंडिस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ लिवर टू एडिक्यूट रिमूव द इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम द ब्लड। जब आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में बिलिरुबिन जमा हो जाता है ब्लड में और लिवर उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है, मतलब लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, प्री हेपेटिक जॉइंडिस, ठीक है। कहता है कि हिपेटिक जॉइंडिस क्या होता है, तो हिपेटिक हुआ दिस टाइप ऑफ जॉइंडिस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन फंक्शनिंग ऑफ लिवर। ये भी लिवर के फंक्शन के वजह से ही होता है। अगर लिवर आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है और बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से आपको हिपेटिक जॉइंडिस होता है। फिर आपका तीसरा है पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस या सर्जिकल जॉइंडिस, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ जॉइंडिस इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ बाइल। ये क्यों होता है आपको, जब आपके बाइल के फ्लो में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो तीसरा कहता है, तीसरा बेसिस है इसका नियोनटल जॉइंडिस। ये जो जॉइंडिस होता है वो जो बच्चे होते हैं उनको बर्थ से ही शुरू रहता है, ठीक है। कहता है दिस जॉइंडिस बिगिंस विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द आफ्टर बर्थ, मतलब कि बच्चे के जन्म होने के कुछ दिन के बाद ये जॉइंडिस होता है। अब है प्रोलॉन्ग जॉइंडिस। प्रोलॉन्ग जॉइंडिस इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन जॉइंडिस प्रेजेंटिंग बियॉन्ड द
first 40 days of birth of an infant and is also seen more commonly in breastfeed babies। मतलब ये जो जॉइंडिस होते हैं वो जो बच्चे दूध पीने में देखा जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये 14 दिन से ये ज्यादा जो जॉइंडिस होता है, जो जॉइंडिस होता है तो क्या होता है, अगर 14 दिन से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में आप उसको बोल सकते हो प्रोलॉन्ग जॉइंडिस, ठीक है। लेकिन ये भी किस में होगा, बच्चों में ही होगा, ठीक है। अब इसका जो आपका कॉजेज है कि किन किन कारणों से होता है, तो वायरल इन्फेक्शन जैसे कि आपका हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, सिरहोसिस जिसमें आपका लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। और हैवी ड्रिंकिंग, मतलब कि मेनली जो सिरहोसिस होता है वो अल्कोहल ड्रिंकिंग के वजह से ही होता है, ठीक है। लिवर सिरोसिस का मेन कारण होता है अगर कोई पर्सन ड्रिंकिंग करता है अल्कोहल तो उस इंसान को लिवर सिरोसिस होता है, ठीक है। तो सिरोसिस, फिर कहता है कि ऑटो इम्यून डिजीज सच एज प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ये क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज होता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है ये आपका। सब मेडिसिन, कुछ मेडिसिन जो है उसके कारण भी जॉइंडिस हो सकता है। प्रेगनेंसी के वजह से, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, पैनक्रियाटिक लिवर या फिर गॉल ब्लैडर कैंसर, पैनक्राइटिस में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्रैक, अगर बिलियरी ट्रैक का में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो, साथ में लिम्फोमा, इन सारे रीजनों से आपको जॉइंडिस हो सकता है। फिर आपका सिम्टम्स, सिम्टम्स में क्या आएगा कि वीकनेस होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगा, डायरिया होगा, एनीमिया होगा, ओडिमा होगा, वेट लॉस होगा, ईचिंग होगा स्किन पे और यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। कहता है हाउएवर एवरी पेशेंट में नॉट मैनिफेस्ट, अब देखो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स हो, ठीक है। कुछ में ये सिम्टम्स नहीं भी होंगे, सारे नहीं होंगे पर कुछ होंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो जॉइंडिस का ऑल राउंड है वो सिम्टम है, जरूरी नहीं कि हर इंसान में ये सारे सिम्टम्स हो, ठीक है। कहते हैं कि अब डायग्नोसिस है कि डायग्नोज कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या देखोगे कि स्किन का कलर देखोगे, आंखों का कलर देखोगे, है ना, उसी वही सब किस में आ गया, फिजिकल। तो कहते हैं डिटेक्शन ऑफ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम इंक्लूडिंग पेन इन एब्डोमेन। तो जैसे आपका आंखों का डिस्कलर होना, स्किन का डिस्कलर होना या एब्डोमेन पेन होना, दर्द होना, तो ये सब किस में आ जाएगा, जॉइंडिस का सिम्टम या कारण में आ जाएगा। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट जॉइंडिस, ये सारे जो चीजें हैं वो आपको बता रहे हैं कि हाँ जॉइंडिस हो गया है आपको, ठीक है। पल्पेशन ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी इनलार्जमेंट इज, अब क्या होगा, लिवर में क्या होगा, पल्पेशन होगा, मतलब कि लिवर आपका क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स एग्जामिनेशन फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइंग लिवर डिजीज, ठीक है। लिवर डिजीज आप मतलब कि एक साइन है किसका, जॉइंडिस का। अब लेबोरेटरी टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट में क्या इंक्लूड होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ठीक है। ये 3 टेस्ट करवा के आप क्या कर सकते हो, इसको डायग्नोज कर सकते हो। कहता है कि लिवर टेस्ट में क्या होता है, इट डिटेक्ट्स हाई बिलिरुबिन कंटेंट एज वेल एज अदर मार्कर्स लाइक एल्कलीन फॉस्फेट, एस्पार्टेट, ट्रांसमिनेज, मतलब मेनली इसमें क्या होता है कि समझो ये क्या करेगा कि अगर आपके बॉडी में का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये बता देगा कि हाँ बिलिरुबिन क्या है आपके बॉडी में, हाई है। अब हाई है इसका मतलब जॉइंडिस है ना। तो ये हो गया। साथ में ये भी बोलता है कि जो एंजाइम्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में भी है कि हाँ ये एंजाइम्स भी इतने कंसंट्रेशन में आपके बॉडी में। अब है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है, इट डिटेक्ट्स हीमोलाइसिस एंड प्रेजेंस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। जो हीमोलाइसिस मतलब क्या होगा, है ना, हीम का ब्लैकग्राउंड ब्लड का, तो उसमें क्या होगा ये तो बताइएगा। साथ में आपको अगर कोई हीमोलाइटिक एनीमिया होगा तो वो भी आपको इसमें बता देगा, ठीक है। अगर हुआ तो इसका मतलब जॉइंडिस भी आपको होगा। साथ में क्या है आपका यूरिन टेस्ट है। यूरिन टेस्ट कहता है कि इट इज परफॉर्म फॉर डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन। ये भी बिलिरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। साथ में कहता है कि अदर सीरम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस, मतलब कि और भी जो होते हैं वो जैसे कि हेपेटाइटिस IgM एंटीबॉडीज, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन। मतलब कि देखो जैसे कि आप एंटीजन का यूज करके भी क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो हेपेटाइटिस A है तो हेपेटाइटिस A के लिए IgM एंटीबॉडी आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
हेपेटाइटिस बी के लिए सरफेस एंटीजन यूज कर सकते हो या फिर कोर एंटीबॉडी। हेपेटाइटिस सी के लिए सी एंटीबॉडी, उसके बाद एंड ऑटोइम्यून मार्कर्स सच एज एंटी न्यूक्लियर स्मूथ मसल एंड किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज आप यूज कर सकते हो डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। साथ में कहता है इमेजिंग। इमेजिंग क्या हुआ, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह हुआ, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर के हेल्प से लेके जब आप स्टमक में चेक करते हो तो उसमें क्या हो गया कि अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, जो कि आपका कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैनिंग होता है, जिसको आप सिटी स्कैन कहते हो, ठीक है। तो इसका भी हेल्प लेके आप जॉइंटिस का पता कर सकते हो। साथ में आपका है अदर इन्वेसिव प्रोसीजर। तो अदर में आपका क्या होगा, दीज मेल इंक्लूड लिवर बायोप्सी दैट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। कहता है कि जो आप इसका लिवर बायोप्सी का यूज करके लिवर क्या कहते हैं जॉइंटिस को, या फिर कोई भी आपका ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे आपको बिलियरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर हो, इसमें आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, किसके बारे में, जॉइंटिस के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कैटाबोलिज्म ऑफ हीट भी खत्म हो गया, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का चैप्टर खत्म, ठीक है।